आगे बढ़ेंगे, आपके अगले सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। चूँकि जीएसटी अब 1 जुलाई से लागू होना है, ऐसे में जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर अब इस जीएसटी से क्या चाहता है। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने की संभावना लगभग पूरी बन चुकी है, लेकिन सेक्टर के हिसाब से प्रोडक्ट के रेट तय नहीं हुए हैं। सभी को प्रोडक्ट्स के रेट का इंतज़ार है। जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबारी चाहते हैं कि सरकार इनकी दरों को वाजिब रखे। साथ ही सेक्टर की कुछ और छोटी दिक्कतें भी हैं जिनको सुलझाने के लिए लगातार ये प्रयास हो रहे हैं। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के चेयरमैन नितिन खंडेलवाल हैं। नितिन जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि लोग मांग कर रहे हैं कि टैक्स का रेट बुलियन पे 1.25% से ज़्यादा ना रखा जाए, लेकिन क्या इससे सरकार को नुकसान नहीं होगा? पूरे इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है 1% वैट है और 1% एक्साइज लगी हुई है। वैट तो हर कोई को अप्लाई है, लेकिन जब हम बात करते हैं एक्साइज की, तो एक्साइज में 95% लोग उसके परव्यू के बाहर है, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट उसकी 10 करोड़ के ऊपर है। जब जीएसटी आ जाएगा, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट अभी तो 20 लाख रुपीज़ है, जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं कि 50 लाख रुपए होना चाहिए। इसमें 98% लोग इसके एम्बिट के अंदर आ जाएंगे, तो ओवरऑल इम्पैक्ट अगर देखे जाएगा इसका, तो गवर्नमेंट को 5 से 6 गुना ज़्यादा टैक्स मिलेगा जो उनको आज मिल रहा है, क्योंकि इसमें कंप्लायंसेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आ जाएंगे। 98% इंडस्ट्री इसमें आ जाएंगी। ठीक है, आप लोगों ने HSN कोडिंग को लेकर दिक्कतें बताई हैं, क्या दिक्कत होने वाली है आपको, और क्या आपको लगता है कि ये ऐसी दिक्कतें होंगी जिससे बहुत बड़ी समस्या होगी इंडस्ट्री को? जो एक्साइज के अंदर 7113 कोड था, जिसमें सारी ज्वेलरी कवर होती थी। अभी ऐसी कई ज्वेलरी होती है जिसके अंदर काफ़ी एक ही ज्वेलरी पे अलग अलग कोड अप्लाई होते हैं। फिर स्टॉक रखने का भी प्रॉब्लम आएगा, जैसा कि कोई अगर आदमी उसको एक पीस निकाल के दूसरे में करता है तो उसका कोड चेंज हो जाएगा, जो हमको स्टॉक वेरी करने में भी प्रॉब्लम आ जाएगा। एक कोड आता है, पूरे इसको एक ही रेट आता है, तो इसमें कंप्लायंसेस ईजी हो जाएगा और ज्वेलरी इंडस्ट्री इसमें बहुत अच्छा कोऑपरेट कर पाएंगी। हाँ, लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में सर्च एंड सीजर को लेकर के अक्सर चर्चा होती रहती है। क्या जीएसटी के बाद इसमें कोई बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद बड़े पैमाने पर ये खबरें आई थी कि ब्लैक मनी का सर्कुलेशन ज्वेलरी में बुलियन में हुआ है। देखिए, अभी तक के हम 20 फाइनेंस मिनिस्टर्स अलग अलग स्टेट के मिल चुके हैं। फिर हम भारत के माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जेटली साहब को भी मिले, हसमुख अढ़िया साहब को भी मिले। उन्होंने हमको क्लियर आश्वस्त किया है कि इसमें कोई इंस्पेक्टर राज वगैरह नहीं आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, उन्होंने हमको बताया कि 1-1.5 साल तक के गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा कोऑपरेट करेंगी। तो मुझे ऐसा कोई लगता नहीं कि इंस्पेक्टर राज इसमें आएगा। गवर्नमेंट को हम रिकमेंड भी करते हैं कि इसमें जो सर्च सीजर जो है, जो एक बड़ा प्रावधान है जो अटल जी के गवर्नमेंट ने निकाल दिया था, जो अननेचुरल लॉ है, उसको इसमें एड्रेस किया जाए और सर्च सीजर निकाला जाए, जिससे इंस्पेक्टर राज का डर नहीं रहेगा और इसको लोग इजीली एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कंज्यूमर की। अभी तक हमने इंडस्ट्री की बात की, अब बात करते हैं कंज्यूमर की। अभी ग्राहक जब ज्वेलरी लेते हैं और फिर कई बार बुकिंग रद्द कर देते हैं या पसंद बदल जाती है, तो दूसरा यहाँ पर गहना लिया जाता है। कई बार लोग पुराना सोना भी लेकर आते हैं और एक्सचेंज करके ज्वेलरी लेते हैं। क्या ये सब जीएसटी में चल पाएगा, या फिर आपको लगता है कि जीएसटी लागू होने के बाद ये सारे जो प्रोसेस हैं ये बंद हो जाएंगे? हाँ, कस्टमर ज्वेलरी लौटाते हैं। इसमें एक और सबसे बड़ी डिफिकल्टी है कि कस्टमर कई बार अपनी भावना होती है कि भाई मेरे मदर फादर का ये ज्वेलरी है, इसके एक्सचेंज में मुझे दूसरी ज्वेलरी दे दीजिए, या इसी सोने में मुझे मेरी ज्वेलरी बना के दे दीजिए। उस समय जीएसटी का वैल्यूएशन क्या पकड़ना है, क्या वैल्यूएशन करके इसका जीएसटी देना है, ये वो डिफिकल्ट होगा। तो जैसा कि एक्साइज में रिकमेंड किया गया था HLC ने, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उसी को एडॉप्ट करे, ताकि जो लोगों की भावना है, कंज्यूमर का जो गोल्ड है वो उसी के गोल्ड में हम बना के देते हैं, तो उसको जीएसटी अप्लीकेबल ना हो। जो उसमें हम सर्विसेज देते हैं उस पर हम सर्विस टैक्स देने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन खंडेलवाल जी, हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इंडस्ट्री की क्या डिमांड है और क्या मुश्किलें हैं और उसको जीएसटी में किस तरह से एड्रेस किया जाना चाहिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से लौटते हैं कॉलर की तरफ। हमारे साथ सूर्या गुप्ता हैं आगरा से। पूछिए गुप्ता जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। ये सिल्वर में कब तक चाहिए? 1 साल में 50,000 के भाव सिल्वर में देखने के मिलेंगे सर? क्या 1 साल में 50,000 का लेवल चांदी में प्रियांक उपाध्याय आप देख रहे हैं?
देखिए लॉन्ग टर्म नो डाउट ट्रेंड पॉजिटिव है। ओवरऑल मुझे लगता है कि ग्रेजुअल विल सी 45,000 पहला मेरा लक्ष्य रहेगा। 45,000 46,000 ये रेंज के अगर ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि 50,000 आ सकता है, बट एक टाइम फ्रेम देना मुश्किल है करंट पॉइंट ऑफ व्यू पे। ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो मेरी यही सलाह रहेगी कि जो भी करेक्शंस आता है वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी सिल्वर में निवेश करने की, एंड वी शुड हेड हायर इन ईयर्स टू कम टुवर्ड्स 48,000 to 50,000। ओके, गोविंद भाई हैं गोधरा से, कैस्टर पर इनका सवाल है, पूछिए गोविंद भाई। नमस्कार सर, कैस्टर के बारे में जानना था। 6,000 तक जाएगा कैस्टर? क्या 6,000 तक कैस्टर का भाव बीरेन वकील जा सकता है? अभी आज अगर देखें तो मार्केट में करीब 2% की तेज़ी आई है, 4600 के ऊपर है। क्या शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आप 6,000 का लेवल देख रहे हैं कैस्टर में? मैं इतना लंबा प्रेडिक्शन नहीं करता हूं क्योंकि यहाँ से 40-50% की तेज़ी हो गई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल मार्केट ओवरबॉट है और थोड़ा ही सेलिंग प्रेशर इसमें ऊपर के भाव से ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। ओके, ठीक है। और सोयाबीन के ऊपर क्या व्यू है बीरेन आपका? सोयाबीन की चाल आगे क्या रहने वाली है? सोयाबीन अभी भी कमज़ोर है, प्राइस लेवल तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन ग्लोबल सिनेरियो में जो ओवर सप्लाई की कंडीशन है साउथ अमेरिकन क्रॉप्स की, तो ये देखते हुए मुझे इसमें कोई सस्टेनेबल तेज़ी नहीं लग रही है। कोई बाउंस आए तो इसमें मैं शॉर्ट जाना प्रेफर करूँगा। ओके, आप कह रहे हैं कि बाउंस पे शॉर्ट करके चलना बेहतर रहेगा। और एक महत्वपूर्ण खबर और है कि सरकार ने आज शुगर पर स्टॉक लिमिट बढ़ाने के साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण फैसले किए हैं, जैसे ऑर्गेनिक गेहूं के एक्सपोर्ट को मंजूरी दी गई है, ऑर्गेनिक नॉन बासमती के एक्सपोर्ट को मंजूरी दी गई है, दालों के एक्सपोर्ट की सीमा बढ़ाई गई है। ये कुछ फैसले हैं सरकार के आज के, और दालों के एक्सपोर्ट की सीमा बढ़ाकर 50,000 टन यहाँ पर कर दी गई है। क्या आपको लगता है कि ऐसे में कुछ प्राइस को सपोर्ट मिलेगा बीरेन वकील? क्योंकि अभी दालों के दाम काफ़ी कम हो गए थे, गेहूँ की रिकॉर्ड पैदावार होने वाली है, ऑर्गेनिक हालांकि उसका हिस्सा उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या एक सेंटिमेंटल बूस्ट मार्केट को मिलेगा? हल्का सा सेंटिमेंट बूस्ट मिल सकता है, बट मैं समझता हूँ कि दालों की उपलब्धि काफ़ी अच्छी है तो एक्सपोर्ट बिल्कुल खोल देना चाहिए। अभी कोई रिस्ट्रिक्शन क्यों रखे? हाँ, आप चाह रहे हैं कि पूरा ओपन कर दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले कॉलर का। हमारे साथ अरविंद गुप्ता हैं यूपी से, मेंथा पर इनका सवाल है, पूछिए गुप्ता जी। हेलो जी, पूछें सर। मैंने अप्रैल में मेंथा की 970 की 2 लॉट ले रखी है अप्रैल की। 2 लॉट आपने अप्रैल वायदा का लिया हुआ है, ठीक है। मेंथा का आउटलुक क्या देख रहे हैं आप बीरेन? आज तेज़ गिरावट के साथ मार्केट बंद हुआ है। अभी भी मुझे थोड़ा कमज़ोर लग रहा है। 917 अगर ब्रेक हो गए तो शायद हम 905 903 तक देखेंगे। हरी सिंह हैं राजस्थान से, कॉटन पर इनका सवाल है, पूछिए। हरी सिंह जी, आपको आवाज़ आ रही है? लगता है इन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कॉटन पर क्या व्यू है सर आपका बीरेन? कॉटन अच्छी क्वालिटी की कॉटन में मुझे अभी भी तेज़ी लग रही है, लेकिन फर्दर कॉटन जो कमज़ोर कॉटन है 25-26 mm की, वो थोड़ी दबेगी। ठीक है। नेचुरल गैस के ऊपर अगले 5 से 6 घंटे के लिए आप किस तरह का ट्रेड देख रहे हैं प्रियंक? नहीं, नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि 206 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ पे सेलिंग इनिशिएट किया जा सकता है। 210 एक क्लोजिंग में से स्टॉप लॉस रहेगा, एंड मैं देख रहा हूँ कि 198 195 तक नीचे में आना चाहिए कमोडिटी। ओके, ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ विवेक हैं भिवानी से, निखिल पर इनका सवाल है, पूछिए विवेक। विवेक, आप को आवाज़ आ रही है? आज 650 रुपये निकल कब तक हो सकती है? निखिल का आउटलुक आप जानना चाहते हैं, क्या आउटलुक है आपका निखिल के ऊपर प्रियंक? देखिए, ओवरऑल जिस तरह का सेलिंग हमने देखा है निकल में, अभी भी सेलिंग प्रेशर में रहेगा। तो जो भी पुलबैक्स आती है 615 625 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन से रहेंगे, तो वहाँ पे मिलता है तो बेचना चाहिए। फिर से हम 600 595 के आसपास तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अनिल हैं आप हरियाणा से, पूछिए अनिल। सर, मेरे को कॉटन केक ऑयल के बारे में पता करना था। कॉटन ऑयल केक के बारे में जानना चाहते हैं, बताएं बीरेन, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं, कहाँ तक प्राइस यहाँ पर जाता हुआ देख रहे हैं आप?
फर्दर कॉटन सीड है वो बेहद कमज़ोर है, तो यह कॉटन के कपास खली में मुझे यहाँ से भी 100 रुपया डाउन साइड दिख रहा है, यहाँ मैं बेचना प्रेफर करूँगा। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। बीरेन वकील, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? सिल्वर में शॉर्ट प्रेफर करूंगा, 42,200 के आसपास, 42,700 का स्टॉप लॉस रहेगा और 41,400 का टारगेट रहेगा। प्रियांक, आपकी रैपिड फायर कॉल? लेड में हमारी सेलिंग की स्ट्रैटेजी रहेगी अराउंड 140 के आसपास, 143 के स्टॉप के साथ, और टारगेट्स नीचे में 138 135 के रहेंगे। आपकी आखिरी कॉल प्रियांक? दूसरी पिक हमारी कॉपर में रहेगी। कॉपर में भी 367 के आसपास सेलिंग किया जा सकता है, 372 का स्टॉप लॉस रहेगा, 358 के टारगेट्स रहेंगे। ओके।